नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मौर्य वंश लेकर के आए हैं। ये सीरीज हम अंकित भाटी सर की बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 100% सिलेबस, 100% फ्री और 100% परसेंटाइल के साथ ये मिलेगा, ठीक है। आप चलिए, आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आपके दिमाग की गागर में भरते हैं ज्ञान का महासागर, ठीक है। और वीडियो में मैं सब कुछ बता चुका हूँ पहले से ही, तो ये मैं आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए आपकी वीडियो शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। मौर्य वंश। देखिए, मौर्य वंश हम शुरू करते हैं। तो जो मौर्य वंश है सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार और फिर उसके बाद अशोक, ठीक है। तो सबसे पहले हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ते हैं मौर्य वंश में। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनका जो कार्यकाल है वो 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो देखिए, ईसा पूर्व में क्या होता है कि जो ईयर्स होते हैं वो बैक जाएंगे, जीरो की तक जाएंगे, ठीक है। जीरो तक जाएंगे, फिर जीरो तक जाने के बाद फिर से बढ़ेगा ईसवी से, ठीक है। एक दो तीन चार, पहले तो बैक होता जाएगा, कम होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा। तो 322 से 298 ईसा पूर्व तक, तो देखो आप लगा सकते हो करीब 22 साल तो ये हैं आपके और 2 साल ये हैं। तो आपके कितने साल हो गए? ये आपके 24 साल तक इनका कार्यकाल चला था। तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मैग्नेस्नीज आया था, ठीक है। तो जो सेल्यूकस था, तो सेल्यूकस से युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद एक संधि हुई थी। तो संधि में क्या था कि सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी इनसे कर दी थी, ठीक है। और अपने जो राजदूत था उसको मैगस्थनीज था, उसको भेजा था, ठीक है। तो मैगस्थनीज ने ही भारत में रह करके इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। सौ गोत्रा तामपत्र गोरखपुर से मिले हैं, ठीक है। और महास्थान अभिलेख बांग्लादेश से मिले हैं। जो किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। कौटिल्य मतलब कि जो कि चाणक्य हैं, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र। क्या पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र। तो इस अर्थशास्त्र, नाम अर्थशास्त्र इस पुस्तक का, पर इस पुस्तक में है क्या? राजनीति से रिलेटेड है, राजनीति की पुस्तक है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। ये किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास करके सल्लेखना प्रथा द्वारा शरीर को त्याग दिया था। तो जो सल्लेखना प्रथा है वो जैन धर्म में ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब दूसरा शासक है बिंदुसार, ठीक है। क्या नाम है? बिंदुसार। बिंदुसार का कार्यकाल चला है 298 से लेकर के 273 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो बिंदुसार के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है अमित्र घात। सीरिया के शासक एंटियाकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। तो एक सीरिया के शासक थे, उन्होंने किसको भेजा? डायमेकस को भेजा, ठीक है। उन शासक का नाम क्या था? एटियाकस प्रथम थे, ठीक है। इन्होंने डायमेकस को राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसियस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, ठीक है। तो एक सीरिया के शासक ने भेजा और एक मिस्र के शासक ने अपने अपने राजदूतों को बिंदुसार के दरबार में भेजा है। आगे चलते हैं। अशोक, ठीक है। अशोक क्या है? अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। अशोक का जो कार्यकाल है ये इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिहाज से। अशोक का जो कार्यकाल है, मेंशन भी किया गया अशोक का नाम, ठीक है, सिलेबस में। 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक कार्यकाल चलेगा। तो अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। अवंती, ठीक है। अवंती भी आता है किसी किसी बुक में, या उज्जैन आता है, ठीक है। उज्जैन का राज्यपाल था अशोक का। सब उसके अभिलेखों में देव नावम्पी पियदस्सी नाम उल्लेख है, ठीक है। तो अशोक का एक नाम और मिलता है, पियदस्सी, ठीक है। अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेटटूर और गोलम अभिलेखों से मिलता है। तो अशोक नाम किस किस से मिलता है? इन चारों अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। दीप वंश में करमूली कहा गया है, ठीक है। करमूली, ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि अशोक वर्धन किस में कहा गया, तो पुराणों के अनुसार कहा गया। करमूली किस में कहा गया? दीप वंश के अनुसार कहा गया।
मास्की में अशोक को क्या कहा गया, तो अशोक ही कहा गया है, इस तरह से। ठीक है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। अशोक ने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है। कलिंग पर आक्रमण कब किया है, 261 ईसा पूर्व में। अशोक के 13वें अभिलेख में, ठीक है, जो अशोक का अभिलेख है 13वां, उसमें कलिंग युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, तो अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया। आगे देखते हैं, अशोक के अभिलेख पढ़ते हैं अब। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अशोक का पहले अभिलेख में क्या क्या मिलता है, पशु बलि की निंदा मिलती है। ठीक है, सभी मनुष्य मेरी संतान है, ये मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा अभिलेख क्या कहता है हमारा। दूसरा अभिलेख कहता है हमारा, पशु चिकित्सा के बारे में प्रमाण मिले हैं, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताया गया है। चोल, चेर, पांड्या, सत्य, पुत्र राज्यों की भी चर्चा यहाँ पर की गई है दूसरे शिलालेख में। तीसरे शिलालेख में क्या है, युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक अधिकारियों का दौरा करने के आदेश दिए गए थे। चौथा अभिलेख क्या कहता है, धर्माचरण के भेरी नाद द्वारा धम्म का उद्घोष किया गया था। पांचवा अभिलेख क्या कहता है, पांचवें शिलालेख में क्या है हमारे, धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठे शिलालेख में क्या है, आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता कहा गया है। आठवां शिलालेख सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख में क्या है, धम्म समारोह की चर्चा की गई है। 10वां शिलालेख में है, धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव और स्त्री महापात्र की चर्चा की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट 13वें शिलालेख, ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अब मौर्य प्रशासन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, मौर्य प्रशासन क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो देखिए, मौर्य प्रशासन के अध्यक्ष हैं ये, और संबंधित ये विभाग हैं। तो कौन अध्यक्ष था और कौन सा विभाग उसके पास था। ठीक है, तो पंड्याध्यक्ष के पास वाणिज्य का अध्यक्ष थे ये, तो वाणिज्य विभाग था। पोतवाध्यक्ष, इनके पास मापतोल का अध्यक्ष थे ये। सूनाध्यक्ष बूचड़ खाने के अध्यक्ष थे। लक्ष्मणाध्यक्ष टकसाल के अध्यक्ष थे ये। नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग के अध्यक्ष थे। और विविताध्यक्ष चरागाह के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये मौर्य प्रशासन के अध्यक्ष थे और इनसे रिलेटेड ये विभाग थे। ठीक है, आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अशोक की आजीविका में रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों पर 4 गुफाओं का निर्माण किया। ठीक है, तो आजीविकों के रहने के लिए, ठीक है, आजीविक धर्म को मानता था ना अशोक, तो उनके रहने के लिए 4 गुफाओं का निर्माण इसने कराया था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, उसके बाद राज्याभिषेक 20वें वर्ष लुम्बिनी में गया था। ठीक है, 20वें वर्ष लुम्बिनी में गया था। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अशोक से रिलेटेड, मतलब मौर्य वंश से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट जानकारी हमने पढ़ ली है। आपको ये सेशन पसंद जरूर आया होगा, और आने वाले सेशनों के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको और किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़ने के लिए चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट करके ये बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।